जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों के सामने उस क्रांति के बारे में बात करेंगे जिस क्रांति में कहा जाता है कि यदि हम लोग जीत जाते तो उसी समय आजाद हो जाते। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि किस क्रांति के बारे में बात करेंगे, तो मेरे बोर्ड के पीछे एक नाम लिखा होगा 1857 की क्रांति। कहा जाता है कि ये युद्ध, ये संग्राम एक ऐसा संग्राम था जिसने अंग्रेजों की नींव हिला करके रख दी थी। आज हम उसी संग्राम के बारे में आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे। और क्या कारण था इस संग्राम का, क्या कारण बना हारने का, सारे चीज को हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं और आते हैं अपने इस टॉपिक पे, यानी 1857 की क्रांति पे। तो पहला पहला हम लोग जो चर्चा करेंगे, ये क्रांति हुई क्यों, ये कारण क्या था इस क्रांति होने का। यानी कुछ भी होता है तो उसका कारण होता है, तो सेम उसी प्रकार इस क्रांति के होने का कारण क्या था उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर इस क्रांति में किस किस ने, यानी कौन कौन लीडर भाग लिया था और कहां से भाग लिया था उसके बारे में चर्चा करेंगे। और यदि हम आगे लेके चलते हैं तो आगे बात करेंगे, ये इतनी बड़ी जो क्रांति थी, जैसा कि मैं अभी बोल रहा हूं कि ये क्रांति ऐसी क्रांति जिसने अंग्रेजों की नींव हिला करके रख दी थी, ये क्यों नहीं सक्सेस हो पाया, क्यों नहीं सफल हो पाया, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। फिर एक पार्ट में आप लोगों के लिए इसके अलावा लेकर के आऊंगा कि इस क्रांति को विभिन्न लोगों के द्वारा क्या क्या कहा गया। फिलहाल आज का वीडियो फर्स्ट पार्ट है। स्टार्ट करते हैं हम लोग कारण से कि यह क्रांति हुई क्यों। एक तत्काल कारण बना था सैनिक कारण। लेकिन एक सोचने वाली बात है कि ये जो इतनी बड़ी क्रांति हुई थी, क्या इस क्रांति में सिर्फ भारतीय सेना ही ने ही पार्टिसिपेट किया था कि भारतीय सिविलियन यानी भारत के लोगों ने भी इस क्रांति में पार्टिसिपेट किया था? क्या यह क्रांति एक सैनिक मात्र क्रांति था या एक नागरिक क्रांति था या एक नागरिक विद्रोह था? इसको हम सैनिक विद्रोह बोले या नागरिक विद्रोह बोले, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। अब एक एक कारण को हम लोग पढ़ते हैं। एक कारण होता है दीर्घकालिक कारण और एक एक कारण होता है लघु यानी शॉर्ट टर्म वाला। एक जो बहुत पुराने दिनों से आ रही हो, एक गुस्सा जो बहुत पुराने दिन से चली आ रही है और उस गुस्से को एक आग के तरह, एक आग में घी देने के तरह काम किया था सैनिक कारण। एक एक कारण की चर्चा करते हैं और पहला कारण जो है आप लोगों के सामने है राजनीतिक कारण। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे आर्थिक कारण का। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारण का। और उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे सैनिक कारण का जो तत्कालीन हुआ था। ये तीनों जो आपको दिख रहा है, यानी राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक, ये तुम्हारा लॉन्ग टर्म वाला है। और यही यदि हम सैनिक कारण का बात करें तो ये आग में घी देने वाला काम किया था। जो गुस्सा वर्षों पुरानी थी, उस गुस्सा में आग यानी चिंगारी देने का जो काम किया था वो सैनिक कारण किया था। अब एक एक कारण, यानी पहला शुरुआत करते हैं हम लोग राजनीतिक कारण का। राजनीतिक कारण क्या था जिससे ये क्रांति को आग मिली? बताया जाता है कि एक पर एक कारण हुआ तुम्हारा राजनीतिक। 1848 में लॉर्ड डलहौजी का आगमन होता है भारत में। और लॉर्ड डलहौजी को इसी कह के भेजा गया था कि तुमको एनी हो, अब जो कुछ मुछ भारत के बचे हुए राज्य है उसको भारत में मिलाना है। अब उसके लिए तुमको जैसा पॉलिसी लाना है वैसा पॉलिसी लाओ, लेकिन हमको चाहिए भारत के सारे राज्य। डलहौजी आता है और भारत में एक नीति लाई थी उसने। इस नीति को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं, यानी हड़प की नीति के नाम से जानते हैं। जिसके इस नीति के तहत भारत के कई ऐसे राज्य को अंग्रेजों ने अपने अंदर मिलाया था, जो एक सबसे बड़ा कारण बना था उस समय तुम्हारा 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट। अधिकतर लोग जो लीडर जो 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट किए थे, कहीं ना कहीं इस हड़प की नीति का शिकार बना था। उससे पहले भी कई सारे नीति आए थे। सहायक संधि आई थी वेलेजली की, उसमें भी बहुत सारे हुआ था। यानी एक कारण एक कह नहीं सकते हो कि तुरंत हुआ था, ये वर्षों पुरानी कारण थी, वर्षों पुराना गुस्सा था। और ये गुस्सा फूटा किसमें? तो 1857 की क्रांति में। अब बोलोगे ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या होता था? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी हड़प की नीति जो होती थी, यानी वो बच्चा जो, यानी उत्तराधिकारी का मान्यता नहीं मिलता था। सिंपल सा बात समझ लो कि एक स्टेट है ए नाम का और यहां का एक राजा है कलुआ। क्या नाम है? कलुआ राजा है। कलुआ का अपना बेटा नहीं है। और हमारा देश बड़ी ममता मई वाला देश है।
हम लोग को यदि अपना संतान नहीं होता है तो अपने वंश को बढ़ाने के लिए बच्चा को एडॉप्ट करते थे। बहुत सारे ये तुम्हारा यही चीज जो है, जो राज्य, बहुत सारे राज्य ने जो अपनाया था, वैसे वैसे राज्य को इस हड़प की नीति के तहत समाप्त कर दिया गया। मान के चलो कलवा का कोई अपना बेटा नहीं है और कलवा ने किसी रमुआ नाम का, यानी किसी रमुआ नाम का बच्चे को एडॉप्ट किया। कलवा मरने के बाद, अब कलवा के मरने के बाद जो कलवा ने जो एडॉप्ट किया था वो अब ये ए नाम के राज्य का राजा बनेगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसी को मान्यता नहीं देता था, बोलता था कि यदि अपना खून नहीं है, अपना संतान नहीं है, तो तुम्हारा उत्तराधिकारी वो नहीं बन सकता। इसके तहत बहुत सारे राज्य को मिलाया गया था। कई बार क्वेश्चन आता है सतारा का, झांसी का, उदयपुर का, संभलपुर का। 1848 में सतारा मिलाया गया, 49 में तुम्हारा संभलपुर मिलाया गया था, तुम्हारा 53 में तुम्हारा 1853 में झांसी मिलाया गया था। ऐसे कई राज्यों को इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत मिला लिया गया था। और ये लाया कौन था? तो तुम्हारा डलहौजी ने, जिसके चलते जिस जिस राज्य को इस नीति के तहत अपनाया गया था उन्होंने पार्टिसिपेट किया और अंग्रेजों की नींव हिलाई थी, और वो क्रांति 1857 की क्रांति है। नेक्स्ट यदि हम कारण पढ़ते हैं, राजनीतिक कारण का यदि बात करते हैं, तो एक और है जो कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, कई बच्चा फंस जाता है। अवध का विलय जो हुआ था वो किस नीति के तहत हुआ था? तो कई बच्चा मार देता है तुम्हारा हड़प की नीति के तहत हुआ था। बिल्कुल गलत। अवध 1856 में भले अपनाया गया था, लेकिन अवध की जो मिलाया गया था, अवध को जो मिलाया गया था वो हड़प की नीति के तहत नहीं, वो कुशासन की नीति के तहत। अवध एज लाइक अ बफर स्टेट का काम किया करता था। बाद में जब अंग्रेज सभी चीजों को जीत गया तो अंग्रेज को लगा कि अवध अब बफर स्टेट रह के ही क्या होगा, और अवध, लेकिन अवध का अपना संतान था, जिसके चलते वो डलहौजी की जो हड़प की नीति थी उसके तहत नहीं ले जाया जा सकता था। उसके लिए अंग्रेजों ने क्या चाल चली? तो अंग्रेजों ने बोला कि अवध का जो शासन है वो मेल गवर्नेंस है, यानी कुशासन है, वो अच्छा से शासन नहीं कर पा रहा है, इसलिए अवध को हम अपने अंदर लेते हैं। और अवध को 1856 में तुम्हारा कुशासन के आधार पर ले लिया गया। ये तुम्हारा ये राज्य को जो बिलाया गया, और सारे, अभी मैं बार बार बोल रहा हूं कि सारे जो अपना गुस्सा निकालेगा वो 1857 की क्रांति में निकालेगा। नहीं, यदि हम बात करते हैं, इससे आगे यदि बात करते हैं आर्थिक कारण का, यदि बात करते हैं, ये तो राजनीतिक कारण था। आर्थिक कारण का जो बात करते हैं तो अधिनियम एक्ट जब पढ़िएगा तो एक एक्ट पढ़िएगा 1813 का अधिनियम। 1813 का अधिनियम क्या था ऐसा जिसके चलते तुम्हारा 1857 की क्रांति में इसका रोल है 1813 के अधिनियम का। जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी 31 दिसंबर 1600 को, तो तब से लेकर के करीब करीब 213 साल तक, यानी 1600 लेकर के 1813 तक भारत में जो व्यापार का एकाधिकार था, एक अधिकार होता है, एक एकाधिकार होता है। अधिकार सभी के लिए होता है, एकाधिकार सिंगल एक के लिए होता है। ये जो व्यापार का एकाधिकार था वो किसके पास था? तो एक ही कंपनी के पास था जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके पास सिंगल एकाधिकार था, यानी भारत में जो व्यापार होगा, जो ट्रेड होगा, वो ट्रेड पे किसका मोनोपोली था, किसका एकाधिकार था? तो एकाधिकार तुम्हारा ईस्ट इंडिया कंपनी का था। 1780-90 में एक दौर चला इंग्लैंड में, इंग्लैंड कहना मेरा गलत है, कह सकते हो यूरोप में एक दौर चला औद्योगिक क्रांति का, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का एक दौर चलता है वहां पे। सब कुछ वहां पे साइंस इतना डेवलप हो चुका था कि सब कुछ वहां पे होने लगी, टोटली कुछ। अब इंग्लैंड में कंपनी पे कंपनी बनते जा रही थी, खूब कंपनी बनी, लेकिन कंपनी बन के भी फायदा क्या? सामान तो वही बिकेगा जहां जनसंख्या ज्यादा है। और ध्यान से एक बात सुनना बेटा, मार्केटिंग के तौर पे यदि देखोगे तो भारत वर्षों पुरानी एक मार्केटिंग हब रहा है। जिस देश की जनसंख्या ज्यादा होगी, पता है कि उस देश में पक्का सामान बिकेगा ही बिकेगा। तो भारत जो है एक मार्केटिंग हब रह चुका था। लेकिन भारत में कोई और कंपनी नहीं आके सामान बेच सकती थी। क्यों? क्योंकि भारत में सिर्फ एक ही कंपनी सामान लेके आप बेच सकती थी, वो थी कौन? तुम्हारा ईस्ट इंडिया कंपनी। इंग्लैंड में जो और कंपनी खुल रहा था, अब वो लोग प्रेशर बनाने लगा ब्रिटिश पार्लियामेंट को कि अब हमको भी भारत भेजो, हमको भी अपना व्यापार करना है, मेरा सामान नहीं बिक रहा है। सपोज दैट मानो कि मेरा इस मार्कर का फैक्ट्री है, हम पर डे इसमें 5000 मार्कर बना रहे हैं, लेकिन एक भी मार्कर मेरा बिक नहीं रहा है, तो हम प्रॉफिट में नहीं जाएंगे बेटा, हम लॉस में जाएंगे। इंग्लैंड में जो कंपनी थी, सारे कंपनी का यही हाल हो रहा था।
अब इंग्लैंड में ABCD जितने भी कंपनी थी, सारा चाहता था कि हम भारत आए, हम भारत आए। लेकिन इस बीच में एक रोरा बना हुआ था, और वो रोरा कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी किसी भी कंपनी को भारत नहीं आने देना चाह रही थी, क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट को वहां के जितने भी व्यापारी थे, जितने भी उद्योगपति थे, सब फंडिंग करता था। वो लोग प्रेशर बनाने लगा, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1813 के अधिनियम में यह कह दिया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोनोपोली था, जो एकाधिकार था व्यापार पे, उस एकाधिकार को हम छीनते हैं। और 1813 में एक प्रोविजन रखा गया था। कौन सा प्रोविजन? ये रखा गया था कि सारे व्यापार के एकाधिकार को छीनते हैं, सिवाय दो चीज के, एक तुम्हारा चीन और दूसरा तुम्हारा चाय। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि 1813 के अधिनियम में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार छीना गया था, उसमें एक्सेप्शन दो चीज था। वो कौन था? यानी चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगा और कोई नहीं करेगा। हाँ, हालांकि 1833 के अधिनियम में ये दोनों भी छीन लिया गया था। अब बोलोगे, तुम्हारे मन में ये क्वेश्चन आएगा कि भाई साहब, इंग्लैंड का व्यापारी है, भारतीयों को क्या लेना देना? लेना देना है बेटा, लेना देना क्यों है? तो अब समझो मेरे बात को। ये जो व्यापार हो रहा था, ये जो भारत में व्यापार हो रहा है 1813 से पहले, वो सिंगल ईस्ट इंडिया कंपनी का हो रहा था। किसका हो रहा था? सिंगल ईस्ट इंडिया कंपनी को हो रहा था। सिंगल ईस्ट इंडिया कंपनी का था, यहां पे सिंगल ईस्ट इंडिया कंपनी था। अब भारत के जो व्यापारी थे, भारत के जो व्यापारी थे, इस व्यापारी को सिर्फ एक से कंपटीशन था, ईस्ट इंडिया कंपनी से। भारतीय सामान बिकता था, आराम से बिकता था, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन 1813 के अधिनियम में जो यह कह दिया कि इंग्लैंड के और भी कंपनी भारत आएंगे व्यापार करने के लिए, अब भारतीय व्यापारी को ईस्ट इंडिया कंपनी से ही नहीं रहेगा कंपटीशन, ए नाम का जो कंपनी आया है उससे भी रहेगा, बी नाम का जो आया है उससे भी रहेगा, सी नाम का भी जो आया है उससे भी रहेगा। और दोनों में अंतर यह था, क्यों? क्योंकि इंग्लैंड में जो बनाया गया वस्तु है, कपड़ा है, सामान है, कुछ भी है, वो मशीन के द्वारा बनाया गया है। भारत में यह कभी भी मत समझना कि औद्योगिक क्रांति हुई थी। अंग्रेज भारत में कुछ नहीं कर रहा है। भारत का सामान, भारत रिसोर्स से भरा हुआ है, लेकिन उस रिसोर्स का फायदा कौन उठाता था? तो ब्रिटेन उठाता था। यहां से कच्चे माल को भेजा जाता था, निर्यात किया जाता था, और उस कच्चे माल से बना हुआ सामान को यहां पे बेचा जाता था, यानी आयात किया जाता था। अब समझ सकते हो कि मेरा ही सामान, लेकिन हम ही उसको यूज नहीं कर रहे हैं, कोई दूसरा यूज कर रहा है, और उस यूज किए हुए सामान को हम फिर खरीद रहे हैं। इसका कारण यह था कि भारत में बाबा जो भी हो रहा था, वो क्या हो रहा था? वो हैंडमेड बन रहा था, हाथ से बनाया गया सामान हो रहा था। लेकिन वही इंग्लैंड से जो सामान बन करके भारत आ रहा है, वो मशीन के द्वारा बनाया जा रहा है। अंतर क्या है? तो मशीन से जो बना हुआ सामान है वो कैसा है? वो तुम्हारा सस्ता है, और जो हाथ से बनाया हुआ सामान है, चूंकि मेहनत उसमें ज्यादा है, तो वो महंगा है। अब तुम ही सोचो, सेम ब्रांड का ब्लेजर है, एक दुकान में 5,000 में मिल रहा है और एक दुकान में 500 में मिल रहा है, तुम किसको खरीदोगे? सेम ब्रांड है, सेम कलर है, सेम क्वालिटी है, एक दुकान में 5,000, एक दुकान में 500, तुम पक्का 500 वाला खरीदोगे, क्योंकि सब कुछ सेम है। लेकिन अंतर यह है कि 5,000 वाला जो है वो भारतीयों के द्वारा है, और 500 जो है वो अंग्रेजों का है, क्योंकि वो मशीन से बन रहा है, सस्ता बन रहा है। इससे हुआ क्या? तो भारतीय व्यापारी को लॉस होने लगा। ये अधिनियम के बनने के कारण भारतीय व्यापारी को लॉस होने लगा। और भारतीय व्यापारी को जब लॉस होने लगा, तो भारतीय व्यापारी ने अपना गुस्सा किस क्रांति में निकाला? 1857 की क्रांति में निकाला। फिर एक कारण देखते हो रेलवे का। अब बोलोगे कि रेलवे तो विकास के लिए बनाया गया था भारत में। बिल्कुल, भारत रेलवे विकास किया भारत में, लेकिन रेलवे जो लाया गया था भारत में, विकास के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लाया गया था, डेवलप के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लाया गया था। उसके लाने के पीछे कुछ और कारण था। कारण पूछोगे क्या है कारण? तो कारण ये है कि अंग्रेज अपने सामान को गांव गांव तक पहुंचाना चाहता था, और उस समय ट्रांसपोर्टिंग का कोई अच्छा साधन नहीं था। लोग पैदल जाते थे सामान को बेचने के लिए। रेलवे के आने से अंग्रेज सोचा कि मेरा सामान जो है गांव गांव तक पहुंचने लगेगा। अभी तक जो एक मार्केटिंग ट्रेड था, एक मोनोपोली था इंग्लैंड की कंपनियों का, अभी तक नगर वाले इलाके में था। रेलवे के आने से ग्रामीण इलाके में भी चल गया, यानी रूरल इलाके में भी चल गया। भले आया, रेलवे के आने के पॉजिटिव भी है, लेकिन पॉजिटिव से ज्यादा कहीं निगेटिव था। भारत का व्यापारी संघ जो था वो बर्बाद हो गया रेलवे के आने से। अभी तक तो नगर वाला बर्बाद हुआ था, ग्रामीण अभी भी स्वाभिमानी थे। ग्रामीण जो व्यापारी थे उसका ठीक ठाक चलता था, क्योंकि गांव के लोग गांव में ही खरीदा करते थे।
शहर नगर नहीं जाते थे खरीदने के लिए, लेकिन जैसे ही रेलवे आया, रेलवे में क्या हुआ, रेलवे में भर भर के सामान गांव गांव तक पहुंचाया जाने लगा। अब गांव में भी सस्ता मिलने लगा तो गांव के लोग भी उसी सामान को खरीदने लगे, और भारतीय व्यापारी के जो महंगा सामान होता था, क्योंकि हाथ से बनाता था, उसका सामान नहीं बिकने लगा। अब शहर के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी चरमरा गई थी, और इसका जो तुम्हारा गुस्सा है ये कहां निकालेगा, तो 1857 की क्रांति में निकालेगा। मेरे दोस्त, ये है तुम्हारा आर्थिक कारण। अब यदि हम आगे राजनीतिक आर्थिक से आगे निकले, तो एक हम बात करते हैं, पक्का है कि आर्थिक कारण बढ़ी, गरीबी में वृद्धि हुआ, बेरोजगारी में वृद्धि हुआ, ये कारण है आर्थिक से क्या क्या हुआ, ठीक। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारण का बात करते हैं, रिलीजियस एंड कल्चर रीजन का बात करते हैं। ये क्यों कारण था? अब बोलोगे कि धार्मिक कारण कैसे हो सकता है? धार्मिक कारण हो सकता है, हमारे यहां रूढ़िवादी लोग बहुत थे। धर्म धर्म एक पिक पे था। धर्म, कोई भी धर्म गलत बात नहीं कहता है, कोई भी धर्म, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी धर्म, बौद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, जो भी हो, कोई भी धर्म कभी भी गलत नहीं कहता है। उस धर्म को एक्सप्लेन करने वाला व्यक्ति गलत या सही कर सकता है। और उस समय वर्चस्व हुआ करता था हर एक धर्म का, एक पार्टिकुलर एक जातियों के द्वारा, हर एक धर्म का। उसमें से एक सनातन धर्म भी था। भारत में बहुत सारी ऐसी कुरीतियां थी जो बर्दाश्त के बाहर था, लेकिन एक परंपरा था, एक चलते आ रही थी परंपरा, जिसको बदलना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है। वो परंपरा बहुत सारे थे, और जब इस परंपरा को अंग्रेजों ने सही किया तो अच्छा, लेकिन वो जो रूढ़िवादी लोग थे, जो चाहता था कि ये परंपरा चलते रहे, लेकिन अंग्रेजों ने इस परंपरा को जो हटाया, उससे क्या हुआ, तो वो रूढ़िवादी लोग भी अपना गुस्सा किस पे निकाला, तो 1857 की क्रांति पे निकाला, अंग्रेजों के प्रति। अब बोलोगे कि कैसा कैसा कानून है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सती प्रथा। सती प्रथा, राजा राम मोहन राय, सती प्रथा जोर शोर से चल रही थी भारत में, बाल विवाह जोर शोर से चल रही थी, विधवा अलग से दोबारा शादी नहीं कर सकती है, जोर शोर से चल रही थी। सुधार लागू करने वाले भी वही लोग और सुधारने वाले भी वही लोग हैं। राजा राम मोहन राय वॉज ग्रेट पर्सनैलिटी, खतरनाक है बंदे के पास पर्सनैलिटी था, और था वैसा वो। उस बंदे ने क्या किया, उस बंदे ने बोला कि कौन कहता है कि बीवी को यानी पत्नी को अपने हस्बैंड के साथ जलने के लिए, कहां लिखा हुआ है? तुम लोग बोलते हो कि धार्मिक ग्रंथ में लिखा है, वेद में लिखा है, गीता में लिखा है, यहां लिखा है, वहां लिखा है, कहीं नहीं लिखा है, हमको बताओ। इवन उपनिषद में तो ये लिखा है, अत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, की यानी जिस कुल में नारी की पूजा होती है उस कुल में भगवान का वास होता है, और तुम बोल रहे हो कि नारी को जला दिया जाए, ये अच्छी बात नहीं। उसका साथ कौन दिया, तो तत्कालीन जो उस समय गवर्नर जनरल था, जिसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। बताया जाता है कि 1829 में सती प्रथा को गलत माना गया। बोला कि ये यदि इसका ऐसा कोई करता है तो दंडनीय अपराध माना जाएगा, पनिशमेंट मिलेगा, सती प्रथा नहीं, ये गलत बात है। अब जो रूढ़िवादी लोग जिसको लगता था कि नहीं सती प्रथा अच्छी चीज है, भारत भारत थोड़ा सा तुम देखोगे ना, थोड़ा सा इस चीज को कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा ना। ऊपर ईश्वर, नीचे पति परमेश्वर, पति को एज लाइक तुम भगवान, एज अ गॉड देखता है। पत्नी का धर्म होता है कि नहीं नहीं नहीं, जो पति बोल दे वही सही है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जरूरी नहीं है कि वो सही बोल रहा है तो वो सही ही है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है वो गलत है, हर एक इंसान गलत होता है। और हम तो ये बोलते हैं कि महिलाओं की दुर्दशा लेटर वैदिक पीरियड से स्टार्ट हो गया था, उत्तर वैदिक काल से। ऋग्वेदिक काल तक ठीक ठाक था महिलाओं की स्थिति, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड से महिलाओं की स्थिति जो डगमगाई, वो डगमगाते रही, भयंकर रूप से डगमगाते गए। और उसको सुधारा भी इंडियन ही, चालू किया इंडियन तो उसको सुधारा भी इंडियन ही। अंग्रेजों की बात यह थी कि अंग्रेजों ने उसका साथ दिया, राजा राम मोहन राय का साथ दिया तुम्हारा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, ठीक है। अब ये लोग जो रूढ़िवादी लोग थे, वो अपना गुस्सा कहां पे निकाला, तो वो गुस्सा निकाला तुम्हारा 1857 की क्रांति में। ईश्वरचंद विद्यासागर का नाम सुने होंगे, विधवा पुनर्विवाह। मान के चलो जो महिला निकल भी जाती थी, सती प्रथा से बच के निकल भी जाती थी, उस महिला को ताउम्र विधवा रहना पड़ता था। तुम करो तो रासलीला, मैं करूं तो कैरेक्टर ढीला।
उस समय के आदमी आराम से 5-10, जिसके पास जितना पैसा उसके पास उतनी बीबी, ये परंपरा चलती थी उस समय। लेकिन एक लड़की जो 20 साल में 15 साल में बाल विवाह था, 10 साल 15 साल की लड़की का शादी 40 साल 50 साल में बूढ़े के साथ करवा दिया जाता है। एवरेज रेशियो 60 साल जीने का, 10 साल के बाद मर गया, बच्ची का उम्र, जो बच्ची खेलने का उम्र है उस बच्ची को खेलने की उम्र में शादी करवा दिया जाता था। 15-20 साल में उसका हस्बैंड मरा, यदि बच गई तो बच गई, मर गई तो मर गई, यदि बच गई तो उसको ताउम्र विधवा रहना पड़ेगा। किसी से हंस के बात कर ले तो कैरेक्टर पे चल जाए। इसी सब चीज को अंत करवाया अंग्रेजों ने भारतीयों का साथ देकर के। ईश्वरचंद विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह लाया 1856 में, सती प्रथा 1829 में, राजा राम मोहन राय, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये लोग जो रूढ़िवादी लोग जो थे, जो ये चाहते थे कि ऐसा ना हो, ये लोग ने अपना गुस्सा कहां निकाला? तो 1857 की क्रांति। ये तुम्हारा कैसा था? तो ये तुम्हारा लॉन्ग टर्म का जो कारण था, ये जो दीर्घकालिक कारण था, ये सब कारण था। तात्कालिक कारण क्या हुआ? तुरंत में ऐसा क्या हुआ तो ऐसा लगने लगा? तुरंत में ऐसा होता है, हल्ला होता है कि जो एनफील्ड गन यूज किया जाता है, जो सैनिक कारण था वो था, जो एनफील्ड गन यूज किया जाता था उसमें कारतूस जो होती थी उसमें गाय और सुअर का चर्बी मिला दिया जाता। और हम बताएं, हम लोग धर्म के बहुत ही बड़े कट्टर थे, हिंदुओं के लिए गाय, मुस्लिमों के लिए सुअर। जैसे ही हल्ला हुआ, लोग बोलते ना आग में घी देना, तो और आग बढ़ने लगता है। ये जो आग, ये जो जलजला चलते आ रही थी, राजनीतिक कारण से, आर्थिक कारण से, धार्मिक कारण से, इस जलजले में थोड़ा सा पेट्रोल छिड़का, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा पेट्रोल छिड़का, वो कोई और नहीं, वो सैनिक कारण था। और चूंकि सैनिक कारण हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि नॉर्थ इंडिया में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी सिपाही थे, उसमें खास करके बिहार यूपी यानी अवध वाले इलाके के थे। और उस यूपी बिहार वाले इलाके से बताया जाता है कि जो उच्च जाति के लोग थे वो ही ज्यादातर उसके आर्मी में थे, और वो लोग धार्मिक थे ही थे। उसके धर्म के साथ खिलवाड़ हुआ तो अभी तक जिस अंग्रेजों ने सिपाही के बल पे, भारतीय सिपाही के बल पे भारत को जीता था, अब वही सिपाही उसी के अगेंस्ट हो गया, अंग्रेजों की नींव हिला करके रख दी। ये सैनिक कारण है। तो अब इसकी शुरुआत कहां से होती है उसके बारे में देखते हैं। इसकी शुरुआत जो होती है वो कलकत्ता के एक जगह से होता है, और कलकत्ता के एक जगह कौन? तुम्हारा बैरकपुर से होता है। बैरकपुर में एक बंदा था जिसका नाम था मंगल पांडे, जिसकी शुरुआत 27 मार्च 1857 से होती। इसने मना कर दिया, कि बोला कि मैं यूज नहीं करूंगा, मैं ये नहीं चला सकता। अंग्रेजों को लगा कि आज ये मना कर रहा है, कल हो सकता है कोई दूसरा मना करेगा। एक ऐसा काम करो कि इसको ऐसा सबक सिखाओ कि यदि दूसरे के मन में ऐसा चल भी रहा होगा तो करना छोड़ देगा। 27 मार्च को पकड़ लिया जाता है मंगल पांडे को, और 8 अप्रैल 1857 को इसको फांसी पे लटका दिया जाता है। ये जताना चाह रहा था, जितने भी और जो सिपाही जो कह रहा था कि हम यूज नहीं करेंगे, उसको ये दिखाना चाह रहा था कि बेटा तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा भी हर्ष ऐसा ही होगा। लेकिन ये आंदोलन यही तो रुकने वाली नहीं थी, ये आंदोलन बढ़ेगी। ये आंदोलन कैसे बढ़ा? तो ये आंदोलन तुम कह सकते हो कि ये तुम्हारा, ये भारत है, ये भारत है, तो ये कह सकते हो कि यहां से जो ये स्टार्ट हुई थी, ये धीरे धीरे अब अवध वाले इलाके में पहुंचा। ये यूपी वाला इलाका अवध वाले इलाके में पहुंचा। बताया जाता है कि अवध के सैनिकों ने भी उसको चलाने से मना कर दिया। जैसे ही अवध के सैनिकों ने चलाने से मना किया तुम्हारा, तो बताया जाता है 1 महीना के बाद, मई का घटना है ये, अप्रैल में ऐसा हुआ, मई का घटना है, 1 महीना तक यहां से यहां तक चल गया था न्यूज। उसने भी मना किया तो अवध के सेना को भी अंग्रेज ने पकड़ लिया। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि कुछ बंदे जो है वो जा रहे थे रास्ते से, कुछ आर्मी जो सेना था वो कुछ जा रहे थे। तो भारत एक ऐसा देश है ना, महिलाओं की बात दिल में कटाक्ष लगती है, कुछ लगे ना लगे दिल में चुभ जाती। कह दे लक्ष्मी की पढ़ता लिखता नहीं है, साथ नहीं रहेंगे, कहीं और शादी हो जाएगा, पक्का है वो पढ़ने लगेगा। ऐसा है, कटा लगता ना दिल पे 100 तलवार मार दिए। बड़ा ईगो पे ले लेते हैं लड़की के बाद। लड़का बोल देगा उतना जरूरी नहीं बनता, लड़की बोल दे तो बड़ा दिल पे लगता है। तो बोला जाता है कि जो सेना जा रहा था तो कुछ महिला वहां से आ रही थी, बोले शर्म नहीं आ रहा, तुम्हारे भाई लोग को पकड़ा हुआ है और तुम लोग हंस के जा रहे हो। पता दिल में लगा उसको। जैसे ही दिल में लगा, भाई साहब वहां से स्टार्ट होती है मेन कारनामा, दंगल मेरठ से स्टार्ट होती है। ये मेरठ की घटना है, यहां मेरठ से स्टार्ट होती है। और बताया जाता है कि मेरठ के जो सिपाही थे, इसने इसको और
तगड़ा रूप से दिया। 10 मई 1857 को बताया जाता है कि वो सेना ने अवध में जितने भी भारतीय सेना को पकड़ा हुआ था सबको छुड़ा के अंग्रेजों को मार करके निकलता है। मेरठ से दिल्ली की रास्ता बहुत दूरी, कम दूरी पे है। 10 मई को यह घटना होता है और उसी रात निकलता है दिल्ली के लिए, यानी 11 मई को। कब? 11 मई को। दिल्ली में मुगल लास्ट रूलर बैठा हुआ है, 80 साल का बूढ़ा बैठा हुआ है, जिसका नाम है बहादुर शाह जफर। जफर एक शायर रहता है, ये शायर था, इसलिए इसके नाम के आगे जफर लगा हुआ है। बहादुर शाह जफर 80 साल का बूढ़ा है, उससे कुछ नहीं होने पाला। 4 बजता है, गेट नॉक होता है। गेट भारतीय सेना द्वारा जो गया था मेरठ से मार उड़ करके, दिल्ली को पूरा छावनी बना दिया। जैसे जाता है लाल किला, नॉक होता है, बहादुर शाह जफर का गेट खुलता है। और लेकिन बहादुर शाह जफर ने बोला कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो खुद इतना बुरा हूं, मैं आप लोगों का सहायता कैसे कर सकता हूं। लेकिन एक औरत अच्छी हो तो मर्द को अच्छा बना सकता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है बहादुर शाह जफर की पत्नी जीनत महल का। जीनत महल ने आर्मियों को रोका, बोला कि ये हेल्प करेंगे, तुम चिंता मत करो, ये देश की बात है, इस करेंगे तुम्हारा। भारतीय आर्मी से पूछा गया कि तुम क्या चाहते हो, बोला कि हम ये नहीं चाहते कि आप लड़े, हम ये चाहते हैं कि आप रिप्रेजेंट करें, कोई हम लोग को रिप्रेजेंट करने वाले हैं ना। अभी भी मुगल का ही नाम आना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप हम लोग को रिप्रेजेंट करें और हर एक राज्य को अपना एक चिट्ठी लिखे, एक लेटर लिखे कि आ जाओ, अब आ गई है संग्राम, अब आ गई है संग्राम की बारी, अब आप लोग उतरिए। बहादुर शाह जफर का ही एक सेनापति था जिसका नाम था बख्तावर खां, जिसको हम लोग शॉर्टकट में वक्त खां के नाम से भी जानते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि वक्त खान कहां से था, तो वो दिल्ली से ही था। वक्त खान ने बहादुर शाह जफर को बोला कि आप टेंशन ना लीजिए, आप रिप्रेजेंट करिए, लेकिन दिल्ली से हम लड़ेंगे। उसी को शॉर्टकट में वक्त खां कहते हैं। तो दिल्ली से बहादुर शाह जफर और तुम्हारा बख्तावर खां यानी वक्त खान, कब? 11 मई 1857। सब जगह लेटर लिखा गया और यहां से एक संग्राम की शुरुआत होती है। अंग्रेजों की नींव हिलती है और एक ऐसा तूफान आया, इस तूफानों ने अंग्रेजों को ऐसा डराया कि कभी फिर सोचा भी नहीं, जिसने जैसा जैसा वो लोग काम किया। ठीक। अब यदि बात करते हैं बैरकपुर का, दिल्ली का, सबका बात कर लिए। अब यदि तुम्हारा बरेली का बात करता है, झुमका गिरवाया बरेली में, तो कौन गिरवाया, किसने गिरवाया? तो खान बहादुर खान ने गिरवाया अंग्रेजों का। ऐसा झुमका गिराया कि बहुत दिक्कत हुई उस झुमके को ढूंढने में तुम्हारा। तो बरेली से कौन था? खान बहादुर खान था। आगे यदि हम बात करते हैं तो झांसी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, यानी झांसी से कौन है? लक्ष्मीबाई है। लखनऊ से कौन है हमारा दोस्त? बेगम हजरत महल है। और आगे यदि बात करते हैं कानपुर से कौन था? नाना साहब था। यहां से कुछ दिन तात्या टोपे भी आए थे, बाद में ग्वालियर भी पहुंचे थे। फैजाबाद से कौन था? अहमद उल्ला था। और यदि आगे हम बात करें जगदीशपुर, यानी हमारे बिहार का बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। आरा से एक जमींदार थे, एक खतरनाक जमींदार थे जिनका नाम क्या था? वीर कुंवर सिंह। जगदीशपुर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है और आरा भी पूछता है। तो दोस्त यदि आरा ना दे करके जगदीशपुर है तो समझ लेना ये वीर कुंवर सिंह का। पटना, पटना सिटी एक किताब का विक्रेता था जिसका नाम था पीर अली मोहम्मद। ये पटना सिटी जब जाओगे, पटना साहिब, तो थोड़ा सा तुम्हारा वो जो गुरुद्वारा है उससे आगे जाओगे, एक चौराहे पे बताया जाता है किताब का विक्रेता था, किताब बेचता था बंदा। लेकिन उसने इस संग्राम में साथ दिया, उस संग्राम में ऐसा साथ दिया कि दानापुर छावनी जो है तुम्हारा, ये कैंट हुआ करता था अंग्रेजों के आर्मी का, यहां से वहां पहुंचा। लेकिन बाद में भले पीर अली मोहम्मद को फांसी पे लटका दिया गया था, लेकिन इनका बहुत बड़ा रोल है पटना से। तो पटना से कौन था तुम्हारा? पीर अली मोहम्मद था तुम्हारा इस क्रांति में। और आगे यदि बात करें कि इतने बड़े आंदोलन जो हुई, इस आंदोलन में हम लोग सक्सेस क्यों नहीं हो पाए? हम लोग ये 1 साल के अंदर ही तुम्हारा कैसे सिमट गया ये आंदोलन? इसके पीछे बहुत सारा कारण है। पहला तो कारण ये एक असंगठित विद्रोह था, यानी इसका एक संगठन नहीं था, इसका कहीं पे कोई स्थायी नहीं था। ये कोई कहीं और लड़ रहा है, कहीं कोई और लड़ रहा है। जंग तब जीती जाती है जब एक प्लानिंग के तहत हो। इसमें प्लानिंग नहीं था कि कैसे किया जाए, कैसे अंग्रेजों को भगाया जाए। और अंग्रेज को थोड़ी सी आई तो थी तूफान के जैसे, ऐसा साइक्लोन लेके आया कि सब कुछ को उड़ा करके लेके चल गया। लेकिन धीरे धीरे ये साइक्लोन थम गया और जैसे ही थमा अंग्रेजों ने चढ़ाई फिर से कर दी तुम्हारा।
तो पहला कारण एक असंगठित विद्रोह था। उसके बाद यदि हम बात करें तो ये विद्रोह अखिल भारतीय लेवल पे नहीं था मेरे दोस्त। अखिल भारतीय लेवल का कहने का मतलब है ऑल इंडिया लेवल पे ये तुम्हारा विद्रोह नहीं था, क्योंकि इस विद्रोह में तुम देखोगे तो खास करके उत्तर भारत यानी नॉर्थ इंडिया ही इसमें शामिल था। साउथ इंडिया या तुम्हारा ये इतना इलाका ही शामिल था तुम्हारा। इस वाले इलाके में नहीं पहुंचा, इस वाले इलाके में नहीं पहुंचा, इस वाले इलाके में नहीं पहुंचा। जब पूरा देश साथ रहता तो हो सकता है कि हम लोग 1857 में ही आजाद हो जाते, लेकिन ये अखिल भारतीय नहीं था। पहला तो असंगठित था, दूसरा अखिल भारतीय नहीं था। इसमें कुछ साथ भी दे रहे थे तुम्हारा अंग्रेजों का वो वर्ग जो अंग्रेजों से लोभ था, जिसको अंग्रेजों से फायदा होता था, वो वर्ग तुम्हारा अंग्रेजों का साथ दे रहा है। और ताज्जुब की बात है कि उस समय भारत के जो शिक्षित वर्ग थे वो भी अंग्रेजों का साथ दे रहा था। अब शिक्षित वर्ग का साथ देना एक पॉजिटिव सोच ये बनता है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि वो भारत में जितने भी कुरीति थे उसको हटाना चाह रहा था, क्योंकि बहुत सारे कुरीति को हटाया था, जैसे अभी बताया विलियम बेंटिक के बारे में, कैनिंग के बारे में, ये सब हटवाया था। तो शिक्षित वर्ग चाहते थे कि जब अंग्रेज रहेगा तो हम लोग सुधरेंगे, हम लोग जानेंगे अपने अधिकार को, अपने स्वतंत्रता को, अपने समानता को। इसलिए शिक्षित वर्ग साथ दे रहा था अंग्रेज का। जमींदार वर्ग वैसा जमींदार वर्ग जिसको तुम्हारा पैसा मिलता था, जो अमीर बना, गरीब से अमीर बना, अंग्रेजों के लिए अंग्रेजों ने करवाया, वो भी अंग्रेजों का साथ दे रहा है। बहुत सारे ऐसे राजघराने भी थे जो तुम्हारा अंग्रेजों का साथ दे रहा था, बहुत साथ दे रहा था। ठीक है, तो ये कह सकते हो कि सभी मिलके नहीं लड़ा था, इसमें कोई वर्ग लड़ रहा है तो कोई वर्ग साथ नहीं दे रहा है। ठीक है, और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है बेटा, हथियार की कमी। हम लोग तलवार और भाला से लड़ने वाले, और वो लोग SLR लेके खड़ा है। तुम ही सोचो ना, तुम 500 आ रहे हो लड़ने के लिए, हम 100 ही हैं। अंतर यह है कि हमारे 100 के पास AK-47 है, और तुम जो 500 या 5000 आ रहे हो तलवार और लाठी लेकर के लड़ने के लिए, तुमको मारने के लिए मेरे पास आना पड़ेगा। और मेरे हाथ में यदि लेके SLR AK-47 लेके खड़ा है तो हमको तुम्हारे पास नहीं जाना पड़ेगा, 1 किलोमीटर उधरे भेज देंगे। हथियार रहेगा तब ना बढ़िया। मॉडरेट हथियार नहीं था उस समय, नहीं तो वो भी बहुत बड़ा कारण था। ये सब कारण था, हम लोग सक्सेस नहीं हो पाए। फर्स्ट पार्ट में आज इतना ही। सेकेंड पार्ट में हम इस चर्चा करेंगे कि इस विद्रोह को विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा क्या क्या नाम दिया गया है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए धन्यवाद। आई होप कि समझ आया होगा। मिलते हैं बाबा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।